ओके, लेट्स कंटिन्यू विद लॉज ऑफ मोशन पर हम लोग अपनी सीरीज ऑफ लेक्चर के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। और प्रीवियसली हमने एक ही लेक्चर, इंट्रोडक्टरी लेक्चर इसमें शुरू किया था। और कुछ बहुत ही बेसिक पॉइंट्स जिसमें हमने कवर करने की कोशिश की, दोज वेर द कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया एंड द कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम। Just to give a very simple revision or a brief revision, inertia को हम ऐसे समझ सकते हैं कि it's an inability, incapacity of a body to change its state of rest or a state of motion or a state of its direction of motion. Now, to overcome this inertia, we need to apply a force, and inertia in itself is not any kind of physical quantity. Rather, it is coming due to mass. So it's a tendency, it's a behavior which is coming because of mass. Now, to understand the laws of motion in a more clear way, we need to understand some concepts regarding momentum. So we have just started with the concept of momentum, and in today's class, we will continue our discussion with the momentum. We have solved some elementary numericals, some elementary concepts about momentum, but in today's class, I will be discussing although basic questions, but dealing with the vectorial representation of momentum in any given situation. ओके, सो हम न्यूमेरिकल्स के साथ कंटिन्यू कर रहे थे, तो आई जस्ट पुट फ्यू क्वेश्चंस टू बिगिन विद। आज के जो क्वेश्चंस होंगे, सबसे पहले हम मोमेंटम वाले ही क्वेश्चन लेंगे, लेकिन वेक्टर बेस्ड कैलकुलेशन रखते हैं। नो सी, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें ये बताया जा रहा है कि देयर आर टू मासेस, one is of 2 kilogram and the other one is of 4 kilogram, and they are moving with certain velocities of 15 meter per second and 5 meter per second respectively as shown। तो कुछ डायग्राम्स में यहाँ पे अभी पुटअप करूंगा। अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मोमेंटम ऑफ सिस्टम, मतलब इन दोनों पार्टिकल को कंबाइन करके एक सिस्टम हमको बना के दी जाएगी, और हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि उस पूरी सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा। नाउ बिफोर वी गो टू द एक्चुअल कैलकुलेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम, सबसे पहले इंडिविजुअल मोमेंटम्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले पार्टिकल का मोमेंटम अगर हम लिखें तो हमें लिखना होगा m1v1। आई होप आपको फॉर्मूला याद होगा यहाँ पे। नाउ m1 is 2 kilogram and its corresponding velocity is 15 meter per second. So that is 2 into 15 will give us 30 kilogram meter per second. ऐसे ही आप सेकंड पार्टिकल का मोमेंटम भी कैलकुलेट कर ले। So that is nothing but m2v2. So m2 in this situation is 4 kilogram and its corresponding velocity is 5. So 4 into 5 will be 20 kilogram meter per second. अब आइए बात करते हैं सिस्टम के। तो जो सबसे पहली सिस्टम हमको दी गई है वो कुछ इस तरीके की है। Means these two particles are moving in same direction. अब देखें, अगर ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो दोनों के मोमेंटम का डायरेक्शन भी सेम होगा, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज एज पर द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वही मोमेंटम का डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे हम नेट मोमेंटम अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं, नेट मोमेंटम लिखना चाहते हैं, या मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऐसे बोलते हैं, अगर हम ये लिखना चाहते हैं तो करंट सिचुएशन में सिंपली हो जाएगा P1 plus P2। Now the value of P1 is 30 and the value of P2 is 20. Total answer is 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे हमने डायरेक्टली एडिशन इसलिए किया क्योंकि दोनों की वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है, इसलिए दोनों की मोमेंटम का डायरेक्शन भी सेम होगा। डायरेक्ट एडिशन अलाउड है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड सिचुएशन। अब सेकंड सिचुएशन में ये पार्टिकल्स ऐसे मूव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन कंप्लीटली अपोजिट है।
तो इस सिचुएशन में अगर हम सिस्टम का मोमेंटम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कॉमन सेंस पे सोचें, तो आपको करना पड़ेगा P1 माइनस P2। करेक्ट हो गई बात? P1 का मोमेंटम अगर मैंने राइट साइड के हिसाब से पॉजिटिव लिया, तो P2 का मोमेंटम लेफ्ट साइड के हिसाब से मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो रादर एडिशन यहाँ पे सिस्टम का मोमेंटम कैलकुलेट करते वक्त हो जाएगा सब्सट्रैक्शन। सो आंसर आएगा 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इट्स सो इजी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड केस। ये सारे एग्जांपल्स जो मैं आपको बिगिनिंग में ले रहा हूं ना, ये हमें चैप्टर को अच्छे से समझने में हेल्प करेंगे। अदरवाइज कुछ स्टूडेंट ऐसे सोच सकते हैं कि यार इतना सिंपल सिंपल क्यों ले रहे हैं सर। तो हमें बहुत लंबी सीरीज तक जाना है आगे, बहुत लंबा चौड़ा चलेगा चैप्टर ये। तो बस प्रॉपरली आप लेक्चर्स को अटेंड करते रहिए और जो समझाया जा रहा है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। एट द एंड हम देखेंगे कि हम बहुत कुछ लर्न कर चुके हैं। अब इस जगह देखें, यहाँ पे ये दोनों बिल्कुल 90 डिग्री पे जा रहे हैं एक दूसरे के साथ। अब अगर ये 90 डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं और हमको सिस्टम के मोमेंटम को फाइंड आउट करना है, तो मैं इसे दो तरीके से लिख सकता हूं। जैसे देखिए, पहला तरीका ये होगा कि मैं इसे एक वेक्टर फॉर्मेट में लिखूं, मोमेंटम of system as a vector is equal to P1 as a vector plus P2 as a vector। बेटा P1 जो है ना, उसका मैग्नीट्यूड है 30, आपने अभी फाइंड आउट किया था, और P2 जो है उसका मैग्नीट्यूड है 20। अब आप देखें P1 जो है ये y एक्सिस में जा रहा है। अगर यूजुअल कंसिडरेशन ऑफ एक्सिस करते हैं तो ये y एक्सिस में जा रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं 30 j कैप। और P2 जो है ये x एक्सिस में जा रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस 20 i कैप। समझे? आसान है एकदम। बट सपोज अगर हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इनटू इट्स वेक्टर नोटेशंस, हम इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, तो जो वेक्टर का तरीका होता है वैसे ही हम निकालेंगे। इंडिविजुअल कंपोनेंट का स्क्वायर करके उसका एडिशन करेंगे, है ना? सो दैट विल बी 30 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। 30 स्क्वायर विल बी 900, 20 स्क्वायर विल बी 400, and you will be getting an answer under root 1300। Now this under root of 1300 can also be written as 13 into 100। 100 को रूट से बाहर ले आए तो ये हो जाएगा 10 रूट 13। यू कैन जस्ट अप्लाई द यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये वेक्टर नोटेशन जरा अच्छे से दिमाग में बिठाइए कि हमने इसे कैसे लिखा है। ठीक हो रही है बात? अच्छा, अगर यहाँ पे ये 90 डिग्री पे न जाते हुए अगर कोई एंगल बनाता, जस्ट इमेजिन करें कि ये इस तरीके से अगर मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन दिया होता कि ये M1 और M2 है, ये एक इधर जा रहा है, मान लो M2 वाला पार्टिकल, और M1 वाला पार्टिकल ऐसे जा रहा है, और इन दोनों में एंगल अगर 60 है, तो इन सच सिचुएशन if you want to write the momentum of system in its magnitude form, तो याद रखें आपको वेक्टर एडिशन वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ P1 P2 cos थीटा। याद आ गया? ये हमने यूज किया था, और ये फॉर्मूला जब हमने डिराइव किया था तो मैंने आपको कई बार ये रिपीट करवाया है। कई बार मैंने आपको ये बोलने के लिए बोला, दोहराया, रिपीट करवाने लगाया, क्योंकि ये फॉर्मूला हम बहुत बार यूज करते हैं पूरे सिलेबस में। अब ये तो ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री वाला केस आ गया, हमने डायरेक्टली लिख लिया। अगर कोई एंगल वाला कंडीशन आता तो एंगल के हिसाब से लिखते हैं, जो भी एंगल यहाँ बनता है। ठीक हो रही है बात? देखो, अगर इसी प्रॉब्लम में अगर मैं 60 को 90 कर दूं तो cos 90 हो जाएगा 0, और जैसे ही cos 90 0 होता है तो उसका मतलब तो यही हुआ ना कि रूट में P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, तो हमने यहाँ वही किया है काम। ठीक है, अब आते हैं एक और कंडीशन। इसमें पार्टिकल्स यूं चल रहे हैं ऐसे, देखें वही एंगल वाली बात आ गई यहाँ पे। अब तो इसको ऐसे आप वेक्टोरियली नहीं लिख पाओगे डायरेक्टली इसी हालत में, तो आप अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो सिस्टम का, तो आप ये कंडीशन इजीली अप्लाई कर लें यहाँ पे।
So let me just directly put up the answer here. कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो वी विल बी यूजिंग दिस. अब P1 का वैल्यू हम ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुके हैं 30, P2 का वैल्यू 20. तो फॉर्मूले में अप्लाई करें यहाँ पर इस कंडीशन के हिसाब से. तो फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो P1 का वैल्यू हो जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस P2 का वैल्यू हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 30 into 20 into, now here you can see it's cos 53 degree because the angle is 53 degree. अब ये हम कांस्टेंट एंगल इमेजिन करेंगे, ये कहीं भी जाए तो कांस्टेंट एंगल इमेजिन किया जा सकता है. ठीक है. Now what is cos 53? Well before that हम ये सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेते हैं. ये हो गया 900 प्लस ये हो गया 400 प्लस ये हो जाएगा 2 into let me just keep it as it is into 30 into cos 53 is 3 by 5. Now 3 by 5 factor can be solved for 5 4s are 20. तो मल्टीप्लीकेशन पूरा कर लें आप. 30 into 3 will become 90, 90 into 4 into 2. तो आप ये पूरा सॉल्व करें तो आपका इसको रिस्पेक्टिव आंसर मिल जाएगा. लेट मी जस्ट कंप्लीट इट. 400 सॉरी प्लस 400 है ना, प्लस मल्टीप्लीकेशन पूरा कर लें आप यहाँ पे. 30 into 2 is 60, 60 into 4 is 70, 240 into 3 720. एडिशन कर लें आप इसका पूरा. वैसे 900 400 1300 हो गया. 1300 में 720 हम मिला देंगे तो ये हो जाएगा 2020. करेक्ट है? यस सर. यस सर. 2020 का जो भी आंसर आए उस हिसाब से हम लिख सकते हैं. ना एक स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे भी सोच सकता है कि सर हम इसका अगर वेक्टर फॉर्मेट लिखना चाहें तो कैसे लिखें, है ना, एक ओवरऑल वेक्टर फॉर्मेट. तो देखो इसमें हमें बेसिक बात पहले समझनी पड़ेगी. ये जो M2 है इसका मोमेंटम पूरी तरीके से इधर है और अगर मैं डायरेक्टली मोमेंटम का वैल्यू लिख दूं यहाँ पे तो ये 20 है ना. M2 वाला मोमेंटम तो 20 है हमें पता है और M1 वाला मोमेंटम 30 है. लेकिन हो ये रहा है कि ये जो 30 वाला मोमेंटम है ना ये एक एंगल बना रहा है. तो हम क्या करेंगे, ये 30 वाला मोमेंटम एक एंगल बना रहा है तो हम क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट स्प्लिट कर लेते हैं. एक कंपोनेंट इधर ले लेते हैं, ये हो जाएगा 30 cos 53 और दूसरा कंपोनेंट इधर ले लेते हैं, ये हो जाएगा 30 sin 53. अब देखिए cos 53 को अगर आप सॉल्व करते हो तो ये होगा 3 by 5. इसके हिसाब से अगर आप ये सॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं सो दिस टर्न्स आउट टू बी 18. और यहाँ पे आप देखें sin 53 के अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा 4 by 5, सॉरी नॉट 3 by 5, 4 by 5. और आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 24. ठीक है, मतलब आपकी कंपोनेंट वाइज वैल्यू जो है वो 18 और 24 है. अब इस चीज को मैं यहाँ रिपीट करके लिखता हूँ नीचे की तरफ. तो ये अपना M2 वाला पार्टिकल है जिसका मोमेंटम आता है 20 और जो M1 वाला पार्टिकल है इसके मोमेंटम के दो कंपोनेंट हमको एक्सपेक्टेड हैं. एक आ रहा है 18 और ऐसे वर्टिकल में दूसरा आ रहा है 24. आप सोचिए अगर आप इसको पूरी तरीके से वेक्टोरियल फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम इन वेक्टोरियल फॉर्मेट, तो आप देखें एक्स एक्सिस पर जो नेट मोमेंटम डेवलप हुआ है वो हुआ है 20 प्लस 18 विच मींस 38 आई कैप. क्या कहते हो, सही है? यस सर. वाई एक्सिस पे जो टोटल डेवलप हुआ है वो हुआ है 24 जे कैप. तो आप ऐसे भी काम कर सकते हो और इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे आके भी इसका मैग्नीट्यूड एस्टेब्लिश करते हो तब भी आपको आंसर यही मिलेगा. आप अंडर रूट में 38 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट आपको यही मिलेगा. सो विच एवर मेथड यू फाइंड इजियर आप उसको वैसे अप्लाई करें.
बिकॉज इन हायर लेवल्स हम जो न्यूमेरिकल्स हैंडल करेंगे उसमें हमें मोमेंटम ऑफ सिस्टम पर जरूर बात करनी पड़ेगी। तो हमें पता होना चाहिए कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम पे कैसे काम होता है। सेम डायरेक्शंस होंगे तो डायरेक्ट एडिशन करनी है, डायरेक्शंस अगर अपोजिट हैं तो हम उन्हें सब्सट्रैक्ट करेंगे, अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं है तो हम वेक्टर रूल्स अप्लाई करते हुए मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाएं, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंगली, या तो उन्हें कंपोनेंट वाइज आई जे के पैटर्न में लिखें, विच एवर यू फाइंड इजियर। ठीक हो गई बात? आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। लेट्स टेक अनदर वन। Here, a point mass of 2 kilogram is moving with a constant speed of 10 meter per second due north. तो नॉर्थ की तरफ एक पॉइंट मास चल रहा है। Now it takes a turn towards east, वो ईस्ट में जाता है। तो फिर आगे हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का चेंज कितना। बट क्वेश्चन में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसने सिर्फ डायरेक्शन चेंज किया, मतलब पहले ऐसे चल रहा था नॉर्थ में, मान लो लाइक दिस, उसके बाद वो टर्न ले लेता है और 90 डिग्री टर्न लेकर के ऐसे जाता है। तो याद रहे यहाँ पे जो टर्निंग हुई है वो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का हुआ। इस सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, क्योंकि वो पहले मूव कर रहा था नॉर्थ, देन इट्स मूविंग अलोंग ईस्ट। अब चेंज निकालना है। देखो एक बात समझ लो कि यहां का मोमेंटम होगा P1 और इस साइड वाला मोमेंटम होगा P2, जबकि पार्टिकल की अपनी वेलोसिटी नहीं चेंज हुई है। आप अगर P1 का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें या आप वेक्टर P2 का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें तो वो इक्वल ही होगा, विच इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, और वो इक्वल वैल्यू है 2 इंटू 10 यानी कि 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों इक्वल ही है, मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं आया है, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आया है। तो इसमें स्टूडेंट ऐसे भी पजल हो जाता है कई बार कि सर पहले भी 10 था, सॉरी पहले भी 20 मोमेंटम था, बाद में भी 20 मोमेंटम है, तो चेंज 0 लिख दें। नहीं, ऐसे नहीं। मोमेंटम का चेंज किसी भी तरीके से हो सकता है, यानी कि डायरेक्टली उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाए, या उसके डायरेक्शन में चेंज आ जाए, या फिर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें चेंज हो जाएं। तो हमें हर एक एस्पेक्ट पे हमेशा ध्यान देना होता है कि वहां पे चेंज किस रीजंस की वजह से, कौन से रीजंस की वजह से आ रहा है। अब इसमें हमें ज्यादा पजल या परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए जब भी हम चेंज ऑफ मोमेंटम लिखना चाहते हैं, ठीक है, इन एनी सिस्टम, चेंज इन मोमेंटम जब भी हम लिखेंगे ना तो हम उसको बोलेंगे डेल्टा पी। याद रखिए आप इसको एज अ वेक्टर ट्रीट कर लें और आप लिख लें फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज का मतलब यह है कि हमेशा वेक्टर्स को सब्सट्रैक्ट करना है। यहां मुझसे गलती हुई, मोमेंटम v नहीं p लिखना चाहिए मुझे, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो चेंज का सीधा मतलब है कि वेक्टोरियली हम उन दोनों वैल्यूज को सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब अगर हम दो वेक्टर्स को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आफ्टर सब्सट्रैक्शन उनका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो ये हम चैप्टर वेक्टर्स में पढ़ चुके हैं। आपको याद होगा हमने ऐसे लिखना होता है P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ P1 P2 cos थीटा। क्या कहते हो, सही है? Yes, sir. है ना? तो ये फंडामेंटल बात याद रखें, जब हम एडिशन कर रहे होते हैं तो यहाँ प्लस आ जाता है, और जब हम सब्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं तो यहाँ खुद ब खुद माइनस आ जाता है। अब एक और बात यहाँ पे एज अ ट्रिक याद रखें कि ये थीटा क्या लें आप, तो थीटा का मतलब आप यहाँ पे ये मानेंगे कि जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो कितने एंगल से टर्न कर रहा है। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा एंगल 90 हो। अब एक ऑब्जेक्ट मूव करते करते सिर्फ 60 डिग्री से घूम जाएगा, 30 डिग्री से टर्न ले लेगा, या इवन 180 डिग्री से भी घूम के वो वापस आ सकता है। समझे ना, 180 डिग्री से भी वो वापस आ सकता है। तो फंडामेंटली इस बात को यहाँ पे याद रखें कि थीटा जो है वो हमेशा एंगल टर्न्ड ऐसे लेना है आपने।
डायरेक्टली जितने भी एंगल से उसने टर्निंग करी होगी आप वो वहां पे पुटअप कर लें। अब यहाँ पे कैलकुलेशन आइए पूरा करते हैं। तो करंट सिचुएशन में डेल्टा पी विल बी इक्वल टू, अब P1 इन इट्स मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखता हूं तो कितना है, 20 है, तो 20 का स्क्वायर। P2 अपने मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो वो भी 20 है, तो 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू P1 20, P2 भी 20, बट यहाँ पे cos ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज 90। नाउ व्हाट इज cos 90? जीरो। जीरो। वेरी गुड। cos 90 अगर जीरो है तो ये पूरा फैक्टर टर्न आउट हो जाएगा जीरो में। तो क्या रिमेनिंग हो गया यहाँ पे, बाकी क्या बचा, 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 2 बार 20 का स्क्वायर। तो क्या हम इसे ऐसे लिखें, 20√2। सोचें आप जरा। यस सर। है? यस सर। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इनफैक्ट 90 डिग्री वाले केसेस में तो हमेशा ऐसे ही करना है, सीधे √2 कर देना है आपने 90 डिग्री वाले केसेस में, याद रखें। ठीक है। और कोई भी एक जनरल फॉर्मूला आता है या जनरल कंडीशन आती है जिसमें हमें मोमेंटम का चेंज फाइंड आउट करना है, तो आपने फंडामेंटली या बेसिक लेवल पे याद रखना है कि उन दोनों मोमेंटम को हम वेक्टोरियली सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड में नहीं, वेक्टोरियली सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और उनके मैग्नीट्यूड का वैल्यू हम फाइंड आउट करने के लिए इस तरीके का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके। अब आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी ओके सर। ख्याल रहे हम लोग बहुत बेसिक चीजों से आगे बढ़ रहे हैं। मैं बार बार आपको रिपीटेडली ये सेंटेंस बोलता जा रहा हूं कि ये लेक्चर की जो सीरीज है ये बहुत लंबी चलेगी। तो हम बहुत बेसिक बेसिक बातों को समझते हुए, बिल्कुल अननोन पर्सन भी, अगर अननोन स्टूडेंट जिसे कहेंगे, ज्यादा जिसको नहीं आता है, वो भी अगर ठीक ठाक तरीके से सुनने लग रहा है, उसको ध्यान देगा, अगर वो समझने की कोशिश करेगा, तो एट द एंड वो पाएगा कि उसने बहुत कुछ इसमें लर्न कर लिया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन। एक 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है विच इज स्लाइडिंग ऑन अ स्मूथ सरफेस टुवर्ड्स नॉर्थ, now at with a velocity, rather you may say 5 meter per second. Now the object hits a fixed pole. अब उसके जो पाथ है, उसकी जो जर्नी है, उसका जो ट्रैक है, उसमें एक पोल आ जाता है और ऑब्जेक्ट जाकर के उस पोल को हिट करता है। Now after hitting it get deflected from north to east by an angle of 60 डिग्री। मतलब वैसे सीधे जा रहा था, पोल से हिट करता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। Now still it is moving with 5 meter per second, means no change in velocity. अब ये पूछ रहा है चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्थवर्ड कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम। यहां हम थोड़ा पजल हो सकते हैं। उसने पूरा चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं बोला, नॉर्थवर्ड कंपोनेंट बोल दिया उसने। ठीक है, नॉर्थ वाला जो कंपोनेंट था उसमें कितना चेंज हुआ। तो लेट मी ड्रॉ वेरी सिंपल डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सिचुएशन। ये पार्टिकल है मान लें which is of 2 kilogram, and this particle is now supposed to be moving with certain velocity as given in the question, 5 meter per second. Now this particle is supposed to move straight north, but somewhere it hits a pole. So ये कहीं एक पोल आ जाता है, ब्लैक कलर का डॉट मैं दिखा रहा हूं, और ये पोल से हिट करने के बाद पार्टिकल हल्का सा डिफ्लेक्ट हो जाता है और ये यूं जाता है। Now still it maintains the speed same. अब आप अगर इसके डिफ्लेक्शन एंगल को देखेंगे तो ये नॉर्थ से ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है 60 डिग्री से। करेक्ट है? ठीक हो गई बात? इज इट करेक्ट? यस यस सर। ऑडियो सबको क्लियर आ रहा है ना? अभी मुझे किसी ने मैसेज किया था कि ऑडियो नहीं आ रहा है। ऑडियो आ रहा है क्लियर सबको? यस। ओके। यस सर। दिस टर्न्स दिस पार्टिकल बाय 60 डिग्री। तो ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता था कि चेंज ऑफ मोमेंटम कितना है बताएं। सोचें अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज चेंज ऑफ मोमेंटम, तो आप क्या करोगे? पहले तो जनरल मोमेंटम की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, p। तो फॉर्मूला होता है mv।
और मास है 2, वेलोसिटी है 5, तो p का वैल्यू आ जाएगा 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब ये जो p है ना, ये मैग्नीट्यूड वाइज p1 इज इक्वल टू p2 है, याद रखें, क्योंकि मैग्नीट्यूड अगर मैं देखूंगा तो यहां मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी 10 है और यहां भी मोमेंटम का मैग्नीट्यूड 10 ही है। अब ये कह रहा है नॉर्थवर्ड कंपोनेंट में कितना चेंज हुआ, ठीक। तो मैं डायरेक्ट यहां मोमेंटम को रेफर करते हुए लिखता हूं, ये हटा देता हूं यहां से, मैं यहां डायरेक्ट लिखता हूं कि भाई इसका मोमेंटम इस जगह पे है 10, ठीक, और इस जगह पे भी इसका मोमेंटम है 10 मैग्नीट्यूड वाइज। अब हम इसके कंपोनेंट स्टैब्लिश करते हैं, कंपोनेंट निकालते हैं, एक कंपोनेंट इधर एक्सपेक्टेड है और एक कंपोनेंट इधर एक्सपेक्टेड है, ठीक। तो ये जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है, मतलब स्ट्रेट नॉर्थ डायरेक्शन में जो हमें दिख रहा है, ये होना चाहिए 10 cos 60, करेक्ट हो गई बात? Yes. cos 60, now cos 60 is half, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आंसर आएगा 5। और दूसरा जो कंपोनेंट है वो होना चाहिए 10 sin 60, now sin 60 is √3/2, है ना, तो ये होना चाहिए 5√3। सही लिखा हमने? Yes. अब देखिए, चेंज ऑफ मोमेंटम जनरल प्रोस्पेक्टिव में नहीं पूछा। अगर जनरल प्रोस्पेक्टिव में पूछता है कि भाई ओवरऑल मोमेंटम कितना चेंज हुआ है, तो मैं इसमें कोई ज्यादा टेंशन नहीं लूंगा, मैं सीधे ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, P1 का वैल्यू भी 10 लिखूंगा, P2 का वैल्यू भी 10 लिखूंगा, एंड देन माइनस एंड ऑल दैट। और ये जो थीटा फैक्टर है, मैं ये कितनी डिग्री से टर्न हो रहा है मेंशन कर दूंगा, 60 डिग्री, कैलकुलेशन पूरा हो जाएगा। लेकिन इसने तो पूछा नॉर्थवर्ड कंपोनेंट्स, मतलब सिर्फ नॉर्थ के हिसाब से कितना चेंज हुआ। तो बेटा आप सोचो कि इस पोल को हिट करने से पहले नॉर्थ में मोमेंटम कितना था, 10. और पोल को हिट करने के बाद नॉर्थ में मोमेंटम कितना है? 5. 5। सिंपल, नॉर्थ में, बाकी नहीं देखना, हमको सिर्फ नॉर्थ का रेफरेंस पूछा गया है। तो पोल को हिट करने से पहले, बिफोर हिटिंग द पोल द मोमेंटम वाज 10, एंड आफ्टर हिटिंग द पोल द मोमेंटम वाज 5। तो चेंज कितना हुआ? -5. -5. हाँ, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि इसका सिंपल सा रीजन है कि जब भी आप चेंज ऑफ मोमेंटम निकालोगे ना, तो आपको लिखना पड़ेगा P फाइनल माइनस P इनिशियल। करेक्ट हो रही है बात? अब फाइनल मोमेंटम है 5 माइनस इनिशियल मोमेंटम है 10। 5 was final, 5 is final after hitting 5, before hitting 10, तो P this is initial value and this is final value। और जब कभी भी हम चेंज वाली चीजें निकालते हैं ना, बेसिक रूल याद रखो, फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है, इनिशियल माइनस फाइनल नहीं करेंगे। इनिशियल माइनस फाइनल कर भी लें तो मैग्नीट्यूड वही आएगा, लेकिन फिर ये सब चक्कर गलत हो जाएगा, एक आंसर पॉजिटिव एक आंसर नेगेटिव, तो हम अटक जाएंगे कि क्या लें। तो हमको हमेशा याद रखना है कि हमको फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू लेनी है किसी भी फैक्टर के चेंज को फाइंड आउट करते वक्त। तो फिलहाल हो जाएगा ये 5 माइनस 10, एंड एज यू सेड करेक्ट, एक्सपेक्टेड आंसर इसका है -5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो हम क्लेम करेंगे कि ये आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक हो गई बात? तो ये कुछ बेसिक आइडियाज थे रिगार्डिंग मोमेंटम विच आई वांट टू क्लियर। और पिछले लेक्चर में और इस लेक्चर में ये दोनों बातें मिला करके हमने अच्छे तरीके से क्लियर कर ली। अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि फोर्स क्या होता है। आज की क्लास में, वैसे मैं आज और इवन कल की भी क्लास में मैं बेसिक बेसिक ही बातें करने वाला हूं। फोर्स के टाइप्स, कांटेक्ट फोर्स किसे कहेंगे, पूरी बॉडी डायग्राम कैसे बनाई जाती है, ठीक है, और यही सारी चीजें होने वाली हैं। बट दीज बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज करेक्ट अंडरस्टैंडिंग होने के बाद ही फिर हम आगे की चीजों को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद फोर्स। अब हम सबसे पहले तो फोर्स के लिए एक जनरल डेफिनेशन बनाते हैं। जनरल, बहुत आसान सा डेफिनेशन, इजी डेफिनेशन। तो फोर्स का सीधा सा मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी पर कोई पुल या पुश को डेवलप करना, ठीक है। पुल या पुश, या तो हम पुल करेंगे, उसे पुलिंग काइंड ऑफ मोशन डेवलप कर रहे होंगे, या
पुशिंग काइंड ऑफ मोशन डेवलप कर रहे होंगे, अपनी तरफ खींच रहे होंगे या अपने से अवे ढकेल रहे होंगे, लाइक दैट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम पुल या पुश डेवलप करते हैं तो बेसिकली हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन ये पुल या पुश हम क्यों डेवलप कर रहे हैं? तो आंसर बड़ा सिंपल है, उस ऑब्जेक्ट या उस बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए। उसकी स्टेट का मतलब क्या? रेस्ट में है तो हम उसे हटाना चाहते हैं, मोशन में है तो उसके मोशन को हम डिस्टर्ब करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कराना चाहते हैं, या उसको रुकाना चाहते हैं, या उसकी वेलोसिटी को यू में से डिक्रीज कराना चाहते हैं, या इवन अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो हम उसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं। तो जब कभी भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर कोई भी पुल या पुश काइंड ऑफ कंडीशन अप्लाई करते हैं और एज अ रिजल्ट उस ऑब्जेक्ट की स्टेट में कोई चेंज एक्सपेक्टेड है, ठीक है, होगा ही ऐसे हम नहीं बोलेंगे, एक्सपेक्टेड है, जैसे रेस्ट को बदलना या मोशन की कंडीशन को बदलना या डायरेक्शन ऑफ मोशन को बदलना, तो हम उस पुश या पुल को फोर्स कॉल करते हैं। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और ऑफ कोर्स इसे वेक्टर होना भी चाहिए, क्योंकि हम यही तो कहते हैं ना, जब हमने फोर्स लगाया किसी बॉडी पे तो हम यही सवाल करते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया, कहां फोर्स लगा। और फोर्स की डायरेक्शन मोशन पर इन्फ्लुएंस करती है। जैसे एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है आपने उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया तो ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और आपने उस पर फोर्स लगाया मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट में तो ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। तो डायरेक्शनल एस्पेक्ट बहुत एसेंशियल है, इसलिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी माना जाता है। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन उसी वक्त होगा जब आप उसकी डायरेक्शन बताएंगे। अच्छा, जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, कोई पुश या पुल अप्लाई करेंगे, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? तो एज अ रिजल्ट दो तीन चीजें हो सकती हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज आ जाए, ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज आ जाए, ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों में चेंज आ जाए, या ऑब्जेक्ट का साइज या उसका शेप या बॉडी की जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ चेंजेस आए। ऑब्जेक्ट मूव ना हो लेकिन उसके अंदर जो ज्योमेट्री ऑफ ऑब्जेक्ट है, जो उसका साइज शेप है, उसमें बदलाव हो जाए फोर्स की वजह से। तो ये कुछ चीजें हो सकती हैं। हम इसे बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से अगर आपके सामने पुटअप करें तो ये कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे पुटअप कर रहा हूँ जस्ट फॉर द कंप्लीशन ऑफ योर नोट्स। नाउ यूनिट वाइज अगर हम बात करते हैं तो उसका यूनिट होता है न्यूटन, हम सब जानते हैं। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये भी यूनिट होता है। अब ये कैसे आता है मैं भी आपको थोड़ी देर बता दूंगा। वैसे तो हम न्यूटन कहेंगे या कहेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस में हम बात करें तो हम कहेंगे डाइन्स, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये हमने यूनिट्स एंड डायमेंशंस में सीखा है कि 1 न्यूटन करस्पॉन्ड्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन। करेक्ट है ना? 1 न्यूटन करस्पॉन्ड्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन। अब एक और तरीके से भी फोर्स अप्लाई किया जाता है या फोर्स को यू में से स्टडी किया जाता है, वो है किलोग्राम फोर्स या वो है किलोग्राम वेट। मतलब जब फोर्स स्पेसिफिकली अर्थ की वजह से है ना, अर्थ का फोर्स वहां पे है, प्लैनेटरी फोर्स जिसे हम कहेंगे, अर्थ भी नहीं बोले, किसी और प्लैनेट पर भी ऐसे क्या कैलकुलेशन किया जा सकता है। पर जब फोर्स स्पेसिफिकली यू में से प्लैनेट्स की वजह से है, अर्थ की वजह से है, तो उस फोर्स को हम थोड़ा सा अलग रिप्रेजेंटेशन देते हैं, थोड़ा सा सेपरेट कंडीशन ऑफ एक्सप्रेशन बनाते हैं। हम उसको कॉल करते हैं किलोग्राम वेट। ओके, अब किलोग्राम वेट का सीधा सा मतलब ये कि ऑब्जेक्ट का मास, सिंपल, ठीक है ना। जैसे एक ऑब्जेक्ट का मास मान लीजिए 10 किलोग्राम है, m इज 10 किलोग्राम, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 किलोग्राम। तो हम इन शॉर्ट ऐसे बोलेंगे कि इस 10 किलोग्राम के मास का फोर्स 10 किलोग्राम वेट है। आप किसी ऑब्जेक्ट का मास मान लो 100 किलोग्राम है तो उसका फोर्स कितना बोलेंगे हम? 100 किलोग्राम वेट। किसी ऑब्जेक्ट का मास 1 किलोग्राम है, ओनली 1, तो हम कहेंगे 1 किलोग्राम वेट।
मतलब जिस ऑब्जेक्ट का जितना भी मास है, समझ रहे हैं ना बात आपको, जिस ऑब्जेक्ट का जितना भी मास है उस मास को ही हम किलोग्राम वेट ऐसे कॉल करेंगे। बट यहाँ पे एक गलतफहमी हमको हो जाती है, हम सोचने लगते हैं कि यार किलोग्राम वेट भी यूनिट है क्या? तो ये कोई यूनिट सिस्टम में नहीं आता है, ना तो एमकेएस में आता है ना सीजीएस में आता है, ये बस ऐसे ही सिंप्लीफाइड यूनिट है, ऐसे समझ लीजिए, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है उसका, ठीक है। तो फिर कैलकुलेशन करते वक्त हमें क्या करना होता है कि इस किलोग्राम वेट को कन्वर्ट करना होता है न्यूटन में। तो फिर हम थोड़ा चौंकेंगे, फिर हम बोलेंगे भाई न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करें? तो आंसर सिंपल है, आप जब इस किलोग्राम वेट की वैल्यू को जी से मल्टीप्लाई कर दें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, तो वो फोर्स न्यूटन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया उसे गौर से सुने। 10 किलोग्राम के मास का वेट कितना होगा? सॉरी, 10 किलोग्राम के मास का फोर्स कितना होगा? तो हम 10 कहेंगे किलोग्राम 10 किलोग्राम वेट, सिर्फ किलोग्राम नहीं बोलना, किलोग्राम बोलोगे तब तो वो मास हो जाएगा ना। तो 10 किलोग्राम के मास का फोर्स कितना होगा? 10 बस रखी हुई किलोग्राम हालत में, कोई पुश या पुल नहीं, रखी हुई हालत में ऐसे ही रखा आपने। मान लीजिए आपके सिर पे 10 किलोग्राम का फोर्स रख दिया, वेट रख दिया, तो आपके सिर पे लोड आ रहा है ना, उसका उसका फोर्स आप फील कर रहे हो ना। तो कितना फोर्स फील कर रहे हैं? तो हम बोलेंगे 10 किलोग्राम वेट, इतना फोर्स हम उसका फील कर रहे हैं। 5 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट का फोर्स कितना होगा? कोई पुश या पुल नहीं कर रहा, बस रखी हुई हालत में, जस्ट केप्ट, तो उसका फोर्स हम फील करेंगे। तो आंसर होगा 5 किलोग्राम वेट। बट अगर मैं इस किलोग्राम वेट की वैल्यू को न्यूटन में कन्वर्ट करना चाहता हूं, उसे मैं नॉर्मल फोर्स बनाना चाहता हूं, आमतौर पर जैसे फोर्स लिखा जाता है न्यूटन की वैल्यू में, तो हम उसे कैसे करेंगे? तो आंसर है कि किलोग्राम वेट की वैल्यू को, यानी कि उसके मास को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बड़ा सिंपल है, आप सरप्राइज भी हो सकते हैं जो मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखें। m इंटू जी, है ना। किलोग्राम वेट मतलब उसका मास ही तो है अल्टीमेटली। उसको क्या करना, जी से मल्टीप्लाई करना, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से उसे मल्टीप्लाई कर दें आप, बस बात खत्म हो गई। अब जैसे 10 किलोग्राम वेट का एक एग्जांपल ले लें, तो ये मास है 10 किलोग्राम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन इट्स वैल्यू इज 9.8, तो आंसर आ जाएगा 98 न्यूटन। मतलब एक 10 किलोग्राम का ब्लॉक अपनी रखी हुई हालत में, केप्ट कंडीशन में किसी जगह पे अगर उसे रखा गया है, तो वो ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से उस सरफेस पर 98 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। अब 98 न्यूटन न बोलते हुए हम ऐसे भी बोल सकते हैं 10 किलोग्राम वेट का फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। बात आई समझ में? यस सर फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं भाई एक मास है 5 किलोग्राम का, तो बताएं तो ये कितना फोर्स अप्लाई कर रहा होगा? तो हम दो आंसर दे सकते हैं। किलोग्राम वेट में अगर बोलना चाहें तो हम बोलेंगे 5 किलोग्राम वेट, और अगर हम उसे न्यूटन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये फोर्स हो जाएगा बाय फॉर्मूला ऑफ m इंटू जी। नाउ m इज 5 एंड g इज 9.8, मल्टीप्लीकेशन पूरा करें, ये हो जाएगा 49 न्यूटन। 49 इट्स 49 न्यूटन आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। तो वी हैव टू आंसर्स। एक 5 किलोग्राम का ब्लॉक किसी टेबल पे रखा हुआ है, तो हम कहेंगे कि इसका फोर्स 5 किलोग्राम वेट है, बस रखा है कुछ कर रहे नहीं, पुश या पुल नहीं कर रहे, बस रखा है। अब वो ग्रेविटेशनल पुल मिल रहा है उसको, वो एक अलग बात। तो हम कहेंगे 5 किलोग्राम वेट। बट सपोज हम आपसे पूछे नहीं भी हमको न्यूटन में चाहिए, हमें उसे कैलकुलेशन में आगे लेके जाना है, तो जब हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे, डेटा पुटअप कर रहे होंगे फॉर्मूले में, तो किलोग्राम वेट नहीं चलेगा, वहां पे हमको उसको न्यूटन में लाना पड़ेगा। अब न्यूटन में लाने के लिए हम क्या करेंगे? तो आंसर है 9.8 से मल्टीप्लाई। तो याद रहे इस बात को, किलोग्राम वेट या किलोग्राम फोर्स जो हम कहते हैं, जब हम उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारा न्यूटन वाला फोर्स बन जाता है, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल में 49 बन गया, इस एग्जांपल में 98। ओके, नाउ फॉर सिंप्लीफिकेशन, कभी कभी सिंप्लीफिकेशन के तौर पे हम g का वैल्यू 9.8 न लेते हुए 10 भी ले लेते हैं, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है।
अब यहाँ लास्ट एक चीज बच गई फोर्स के बारे में, बेसिक बात कि भाई इसका डायमेंशन क्या है। वैसे आप सबको पता है, डायमेंशनल एनालिसिस में हमने इस चीज को सीखा है। इसका डायमेंशन बनेगा m1 L1 T-2, जो यहां से साफ साफ समझ में आ जाता है, किलोग्राम मीटर सेकंड रेज टू -2। अब शुरू करते हैं कि भाई कितने टाइप के फोर्सेस हमारे पास हो सकते हैं। ये थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको लूंगा, क्योंकि कांटेक्ट फोर्सेस को अच्छे से समझना और स्प्रिंग फोर्सेस को अच्छे से समझना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे के न्यूमेरिकल्स में यही सारी चीजें आने वाली। तो बिल्कुल बेसिक बेसिक से अपनी बात कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रियल फोर्सेस। रियल फोर्सेस, रियल फोर्सेस मतलब ऐसे फोर्सेस जिसमें ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ एक इंटरैक्शन डेवलप करते हैं। द फोर्सेस विच एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू अदर ऑब्जेक्ट बाय हैविंग अ कांटेक्ट और अ इंटरैक्शन। एक बॉडी के जरिए दूसरी बॉडी पर लगाया गया फोर्स, जिसमें एक इंटरैक्शन एस्टैब्लिश होता है, जिसमें हमें रीजन पता होता है कि ये रीजन की वजह से ये फोर्स आ रहा है। ठीक है, मैं बड़ा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। तो ऐसे सारे फोर्सेस को हम रियल बोलेंगे। अब आमतौर पे जितने भी फोर्सेस हम अपने सराउंडिंग में देख रहे होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, हमने किसी को पुश किया, पुल किया, हम वॉक कर रहे हैं, फ्रिक्शन आ रहा है, धक्का लग रहा है किसी चीज को, कांटेक्ट की वजह से कोई फोर्स आ रहा है, मैग्नेट वाला कोई फोर्स आ रहा है, चार्ज वाला कोई फोर्स आ रहा है, न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्सेस हैं, या दो बॉडीज एक दूसरे के साथ रिपेल कर रही हैं, दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, ये सारे जो फोर्सेस हम अपने अतराफ में देख रहे होते हैं, जिनके रीजंस हमें पता है, जिसमें एक बॉडी का दूसरी बॉडी के साथ एक इंटरैक्शन एस्टैब्लिश होता हुआ हमें नजर आता है, हमें समझ आता है, वो सारे फोर्सेस क्या कहलाते हैं? रियल कहलाते हैं। बात समझ आ रही है बच्चों? अब जब हम नेचर में इन रियल फोर्सेस को चेक करते हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि भाई कौन कौन से फोर्सेस हैं जो ऐसे रियल हैं। अभी मैंने 12-13 फोर्सेस का नाम ले लिया, मतलब 12-13 तो नहीं, 8-10 का नाम लिया होगा शायद। तो जब हम नेचर में इन फोर्सेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यूनिवर्स तो इतना बड़ा है, अलग अलग तरह तरह के फोर्सेस यहाँ पे एक्ट कर रहे होंगे, तो हमने सॉर्ट आउट करना शुरू किया कि भाई कौन सी बॉडीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं और क्यों करती हैं, उनके पीछे के रीजंस क्या हैं। तो हमने इस तरीके के सभी रियल फोर्सेस को आइडेंटिफाई किया और उनको नाम दे दिया फंडामेंटल फोर्सेस। क्या नाम दिया हमने उनको? फंडामेंटल फोर्सेस। अब हम यहां थोड़ा सा टेंशन में आएंगे कि भाई इतनी बड़ी यूनिवर्स, इतना सारा मैटर, इतनी सारी कंडीशंस, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हो रहा होगा, तो पता नहीं कितने सारे फंडामेंटल फोर्सेस होंगे। पर जब हम इसे चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं, समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि फंडामेंटल फोर्सेस जो पूरे नेचर में है, पूरे यूनिवर्स में है, दे आर ओनली 4। देयर आर ओनली 4 फंडामेंटल फोर्सेस टू डिस्कस, टू बी एस्टैब्लिश्ड, जैसे हम कहें। अब हम हर एक फोर्स के बारे में बहुत थोड़ी थोड़ी सी मालूमात ले रहे हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ये एक थ्योरेटिकल आर्टिकल की तरह मैं आपके सामने रख रहा हूं, ताकि अगर कोई क्वेश्चन थियोरी पेपर में कहीं पूछा जाता है तो यू शुड बी एबल टू राइट। बहुत थोड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, इनमें से हर एक फोर्स पर एक एक चैप्टर आगे आएगा, तब हम उसमें डिटेल डिस्कशन करेंगे। जैसे सबसे पहला जो फंडामेंटल फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। वी नो वेरी वेल कि ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी एक्टिंग बिटवीन टू masses एंड द नेचर ऑफ दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होगा। अब ये मासेस किसी भी तरीके के हों, माइक्रोस्कोपिक हों, मैक्रोस्कोपिक हों, कैसे भी हों, यानी कि छोटे हों, बड़े हों, कैसे भी हों, ये फोर्स इंटरवेनिंग मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब दो मासेस बस रख दिए, बीच में क्या है, हवा है, पानी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोथ द मासेस विल इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड विल डेवलप अ सर्टेन काइंड ऑफ फोर्स। इस फोर्स की जो रेंज होती है ये अनलिमिटेड होती है।
मतलब आप समझ सकते हो कि यूनिवर्स के एक एंड से दूसरे एंड में भी ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है। यहाँ का प्लेनेट, यहाँ की कोई सेलेस्टियल बॉडी यूनिवर्स के दूसरे एंड पर मौजूद सेलेस्टियल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है, उसके साथ इंटरेक्ट कर सकती है, भले ही बहुत वीक हो, फीबल हो, कमजोर हो, लेकिन ये इंटरेक्शन जरूर हो सकता है। और ये जितने भी 4 पॉसिबल फंडामेंटल फोर्सेस हमें पता है, उनमें सबसे वीक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा और अगर इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करें तो हमें पता चलेगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ हम लिखते हैं Gmm डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर या समटाइम्स आर स्क्वायर। चलिए एज इट इज कंटिन्यू कर लेते हैं इसको। Gmm डिवाइडेड बाई, ये मैं यहाँ ऊपर पुटअप करता हूं, ठीक है, दिख रहा है सबको ये? So the formula work out as Gmm divided by d square, where m and m are the two respective masses, d is the distance between the two masses, the value of g is 6.67 10 to the power minus 11। ये सब हम पढ़ चुके हैं, कोई नई बात नहीं है, 10th में भी आपने देखा होगा इसको। अब यहाँ एक चीज क्या पता चलती है हमको कि ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्टेंस के साथ इनवर्स स्क्वायर रिलेशन में आता है। तो हम यहाँ ये वाली प्रॉपर्टी लिखते हैं कि इट ओबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस। फर्दरमोर इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को हम सिंप्लीफाई कर दें अर्थ के लिए तो हम mg लिखते हैं, वी राइट mg। ये जैसे ये वाला जो फोर्स है ये mg तो है बेसिकली, है ना। अब यहाँ g का वैल्यू याद रखिए 9.81 लिखा जाएगा, अप्रोक्सीमेशन में 10 लिखा जा सकता है। यू कैन ऑल्सो राइट इट एज पाई स्क्वायर, एंड यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, इन्हें याद रखिए। और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा किसी भी बॉडी पर वर्टिकली डाउनवर्ड ही दिखाया जाएगा। ये बड़ी काम की चीज है जो हमें यहाँ पर लॉज ऑफ मोशन में डिस्कशन में लगेगी। जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है मान लें, अगर उस ऑब्जेक्ट को हम ऐसे कह रहे हैं कि वो किसी टेबल के सरफेस पे रखा हुआ है, अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई बताएं ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे एक्ट होता है, तो हम इस ऑब्जेक्ट के सबसे पहले सेंटर पे जाएंगे, फिर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए एक एरो वर्टिकली डाउनवर्ड बता देंगे और हम कहेंगे कि ये mg है, बस। अब मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट एक वॉल पर ऐसे वर्टिकल वॉल पर ऐसे क्लैंप किया गया है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई बताएं वेयर इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आप सबसे पहले इसके सेंटर पे जाएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी शोन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी। Where it will be shown, answer is simple, vertically downwards, always vertically downwards। अब मान लें आप किसी इंक्लाइन प्लेन पर किसी ऑब्जेक्ट को रखे हुए हैं, उस पर ये ऑब्जेक्ट ऐसे यूं तिरछा पड़ा हुआ है, इंक्लाइन पड़ा हुआ है। अब आपने इसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है, तो आप सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का सेंटर आइडेंटिफाई कर लें और उसके बाद एक सीधी लाइन नीचे की तरफ दिखाएं। ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। बात आ रही है समझ में? तो gravitational force will always be shown from the center of the body vertically downwards, that's it। this vertically downward means this if continues तो ये जाएगा सेंटर ऑफ अर्थ पे। वर्टिकली डाउनवर्ड का ये मतलब है यहाँ पे। अब वो हम सेंटर ऑफ अर्थ पे तो जाते बातें नहीं है, बस ऐसे ही बता देते हैं किसी गिवन सिस्टम में कि भाई ये वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो फंडामेंटल बात याद रखें, बेसिक बात याद रखें, बेसिक रूल याद रखें, ऑब्जेक्ट के सेंटर से वर्टिकली डाउनवर्ड इसका डायरेक्शन दिखाया जाएगा, जो इस चैप्टर के हद तक बहुत यूजफुल है। तो ये अमंग 4 फंडामेंटल फोर्स पहला फोर्स है। अब आते हैं दूसरा वाला फोर्स। सेकंड जो फोर्स है इस सीक्वेंस में वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये अट्रैक्टिव या रिपल्सिव दोनों तरीके से हो सकता है। मैग्नेट वाले फोर्सेस भी इसमें आ जाएंगे, चार्जेस वाले फोर्सेस भी इसमें आ जाएंगे, और लेट मी टेल यू, जितने भी फोर्स हम अपने अतराफ में आमतौर पर देख रहे होते हैं, पुश या पुल या किसी चीज को उठाना, ठीक है, किसी चीज को लिफ्ट करना, किसी चीज को ढकेलना, किसी चीज को थ्रो करना, चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखना, फ्रिक्शन, स्टैंड करना, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। अब आप थोड़ा सा चौंकेंगे, आप बोलेंगे अरे सर ऐसे कैसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में तो चार्जेस वर्जेस आने चाहिए, मैग्नेट वैग्नेट आना चाहिए, ये क्या?
आप तो सब कुछ ला रहे हैं इसमें, टेंशन को भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोल रहे हैं, फ्रिक्शन को भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोल रहे हैं, मस्कुलर फोर्स को भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोल रहे हैं, स्प्रिंग वाले फोर्स को भी ये कैसे? तो कोई भी दो बॉडीज जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही है, मान लो फ्रिक्शन वाला फोर्स है, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके हम जब चेक करेंगे ना, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो उन दोनों बॉडीज में जो फोर्स डेवलप हुआ है वो अंदर के चार्ज के इंटरेक्शन की वजह से ही हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से। अब बाहर जाहिरी तौर पे हमको क्या दिख रहा है कि भाई हमने किसी चीज को पकड़ा हुआ है, या हमने किसी चीज को खींचा हुआ है, या हम किसी चीज को पुल कर रहे हैं, या हम किसी चीज को पुश कर रहे हैं, या थ्रो कर रहे हैं, या उठा रहे हैं, या व्हाटएवर, लिफ्ट कर रहे हैं, व्हाटएवर। लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखेंगे तो वो हमारा फोर्स लगाने का रीजन या फोर्स अप्लाई होने का रीजन वहां पे ये है कि अंदर बॉडी के अंदर चार्जेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, दोनों बॉडीज के चार्जेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये बड़ा सरप्राइजिंग है ना? हम अक्सर इस तरीके से नहीं सोचते हैं यहाँ पे। गेटिंग इट राइट? Yes, sir. हाँ, अच्छा, ये फोर्स कंपैरेटिवली लॉन्ग रेंज होता है। मतलब आप देखो, अगर दो मैग्नेट्स प्रैक्टिकली आप लेते हो, या दो चार्जेस भी आप प्रैक्टिकली लेते हो, तो आप अच्छे खासे डिस्टेंस पे उन दोनों को मेंटेन कर सकते हो, कोई खास बात नहीं है। तो ये फोर्स हम अक्सर देखते हैं कि ये थोड़ा सा लॉन्ग रेंज होता है, और ग्रेविटेशन के मुकाबले में तो ये काफी स्ट्रांग होगा कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो। ठीक है, अब इसके बाद एक और फोर्स आता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन इस न्यूक्लियर फोर्स में दो कैटेगरीज होती हैं। One of them is strong nuclear force and the another one is the weak nuclear force. पहले थोड़ी सी बात हम करते हैं कि strong nuclear force क्या है। अब आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। आप सभी को एक बेसिक बात तो पता होगी कि जब हम किसी एटम के अंदर देखते हैं तो हमें न्यूक्लियस मिलता है। आपको पता होगा कि इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और उसके साथ साथ न्यूट्रॉन्स। Neutrons. अब न्यूट्रॉन तो चार्जलेस पार्टिकल हैं, इनके पास तो कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन तो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं। अब आप सोचें कि एक छोटी सी स्पेस में, बहुत छोटी सी जगह, जिसका साइज तकरीबन हम कह सकते हैं कि 10 टू द पावर -15 मीटर इतना होता है, -15 या -14, करेक्टली बोले तो -15 मीटर ही होता है। इतनी छोटी सी जगह में दो चार्जेस हमने एक साथ रखे और दोनों पॉजिटिव हैं। जरा सोचें, पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? Repulsion. रिपेल करेगा। Repulsion. उसको दूर भगा रहा है, उससे दूर हट रहा है, रिपेल कर रहा है। तगड़ा रिपल्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। फिर भी वो इतनी छोटी सी जगह पे एक साथ टाइटली बाइंडेड है, ऐसा कैसे हुआ? तो आंसर सिंपल है कि इवन दो ये रिपेल करते हैं एक दूसरे को, लेकिन इनको साथ में बाइंड करने के लिए न्यूक्लियर फोर्स काम करता है, जो इनके रिपल्शन से भी बहुत ज्यादा होता है। तभी तो न्यूक्लियर फोर्स रिपल करने के बाद भी उनको एक जगह पे ऐसे टाइटली जोड़े रखता है। समझ आई बात? और ना सिर्फ ये इनको जोड़े रखता है, बल्कि वो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को भी जोड़ता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को भी जोड़ता है। ये पूरी असेंबली को एक साथ एक जगह में कॉम्पैक्ट करके जोड़ के रखता है। और पूरे यूनिवर्स का सबसे स्ट्रांग कोई फोर्स है तो वो यही है, न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स रादर है से। और ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होगा। अगर इस फोर्स में कुछ अनबैलेंस हो गया, ये फोर्स थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया, इस फोर्स में कुछ कमी ज्यादती आ गई, जितना होना चाहिए उतना ये नहीं हुआ, तो ये न्यूक्लियस फूट जाता है। और ये न्यूक्लियस अगर ब्रेक होता है, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली अगर हो गया, खुद से अगर हो गया, तो रेडियो एक्टिविटी हमने ट्रिगर करके ऐसा कराया, तो हम उसे कहते हैं न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, एटॉमिक बॉम्ब्स। इतनी एनर्जी रिलीज होती है, तभी इतना स्ट्रांग फोर्स है, तभी इतनी एनर्जी रिलीज होती है उसके अंदर। और ये नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, लेकिन ये सबसे शॉर्टेस्ट रेंज रखता है। आप अंदाजा करें, ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर ही है, बाहर नहीं आता। और न्यूक्लियस का साइज आप जानते हो, 10 टू द पावर -15। अब ये अपने आप में बड़ा सरप्राइज है कि यूनिवर्सल लेवल पर ग्रेविटेशनल फोर्स सारे प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम्स और गैलेक्सीज और ये वो सब उसको बैलेंस कर रहा है, और स्ट्रेंथ में वीक है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स
सिर्फ छोटे से न्यूक्लियस को बैलेंस कर रहा है, न्यूक्लियस को संभालता है, लेकिन अपने नेचर में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। अच्छा, न्यूक्लियर फोर्स में भी एक और कैटेगरी आती है जिसे हम कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये क्या है चीज भाई, वीक न्यूक्लियर फोर्स? तो सबसे पहले तो इसके बारे में आप ये बेसिक बात याद रखें कि ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही होगा, इसकी रेंज भी सबसे कम है। स्ट्रेंथ वाइज देखा जाए तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से स्ट्रांग होगा, लेकिन स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स से वीक होगा। ठीक है, अब ये फोर्स है कहां कहां आ रही है? तो ये फोर्स भी विद इन दिस न्यूक्लियस आती है। अब आपको प्रोटॉन एज अ सिंगल पार्टिकल दिख रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रोटॉन भी और बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो उस प्रोटॉन को एक सिंगल प्रोटॉन बनने में जो फोर्स का रिक्वायरमेंट है, एक छोटे से प्रोटॉन बनाए रखने में जो फोर्स का रिक्वायरमेंट है, वो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। पूरे न्यूक्लियस को कौन संभालेगा? न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और एक एलिमेंट्री पार्टिकल को अपने आप में मेंटेन कौन करेगा? वीक न्यूक्लियर फोर्स। समझ आई बात? क्योंकि एक प्रोटॉन लास्ट में आने वाला आखिरी पार्टिकल नहीं है। अगर हम और ज्यादा डिटेल में जाके देखते हैं तो प्रोटॉन भी और छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, समझे ना? यस। तो वहां उस पार्टिकल को जोड़ने के लिए वीक न्यूक्लियर फोर्स की जरूरत होती है। और ये भी बड़ी अजीब बात है कि ये वीक न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से स्ट्रांग होता है और रेंज में सबसे छोटा होता है। तो ये है नेचर के चार फंडामेंटल फोर्सेस, 4 डिफरेंट फंडामेंटल फोर्सेस: ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और फाइनली वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसकी कंटिन्यूटी में आपको एक बेसिक बात याद रखना है कि इनकी जो स्ट्रेंथ का कंपैरिजन है वो बिल्कुल ही अजीब सा है। आप देखें, बिल्कुल ही अजीब सा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को अगर हम 1 के प्रोपोर्शन में लेते हैं, 1 के, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो जाएगा 10 टू द पावर -2, वीक न्यूक्लियर हो जाएगा 10 टू द पावर -7 और ग्रेविटेशनल हो जाएगा 10 टू द पावर -38। -38 अंदाजा लगा रहे हैं आप? तो सबसे यस सर। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उससे वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उससे भी वीक वीक न्यूक्लियर फोर्स और सबसे वीक ग्रेविटेशन। तो ये जो एक प्रोपोर्शन है, ये आपने अच्छे से दिमाग में रखना है। इस पर काफी सारे एमसीक्यूज भी आ चुके हैं। अच्छा, ये जो प्रोपोर्शनैलिटीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक काइंड ऑफ रेशियो में, पावर्स में, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ये बस एक टेक्स्ट बुक कंटेंट की तरह हमारे सामने है। ये एक रफ आइडिया है कि ये 1:-2 या 1:-7 या 1:-38 का प्रोपोर्शनैलिटी देगा। अब इन दोनों में लगाएं आप तो ये हो जाएगा 1:10⁻⁵। इन दोनों में लगाएं आप तो ये हो जाएगा 1:10⁻31। -7 -38 एडजस्ट करें, -31। तो हर एक फोर्स को दूसरे फोर्स के साथ हम कंपैरिजन में ला सकते हैं। बात समझ आ गई? यस सर। So these are some basic ideas regarding the fundamental forces. अब आज के लिए इतना काफी है। अगली क्लास में हम मैकेनिक्स में आने वाले कुछ जनरल फोर्सेस पर बात करेंगे, जैसे कि फील्ड फोर्स किसे कहेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स किसे कहेंगे, स्प्रिंग फोर्स किसे कहेंगे, और इसके साथ साथ एक और फोर्स आता है अटैचमेंट वाला फोर्स किसे कहेंगे। तो ये सारे फोर्सेस कैसे किसी सिस्टम में दिखाए जा सकते हैं और एक फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाई जा सकती है, तो अगली क्लास में हम ये सब कुछ कवर करेंगे और फिर हम पूरी तरीके से रेडी होंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को समझने के लिए। ये पहले 2-3 लेक्चर जो है, ये सारे के सारे ऐसे के इंट्रोडक्शन है, फंडामेंटल्स है। वो सारी आइडियाज को हम कलेक्ट कर रहे हैं जो हमें हेल्प करेगी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को समझने और उसको अप्लाई करने। तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफी है। हम लोग यहाँ पर रुक जाते हैं।